Shriram Makkal and Asian Paints. And in 1997, Sir has joined Indian government. Sir is selected to SSC and UPSC and posted as Assistant Director in MSME, Government of India, Pune. Sir serves at various locations like Mumbai, Kolhapur, Indore, Bhopal, Delhi. By giving technical as well as managerial consultancy, Sir has conducted around 200 lectures, various type of program, training program related to employment schemes, innovation, IPR, export, and entrepreneurship. And Sir has also worked in Indore Special Economic Zone as an Assistant Development Commissioner. And currently, Sir is working as an Assistant Director in MSME Indore. So, welcome, Sir. Now, I want to call Dr. Basant Kumar, Head of Civil Department, for a welcome note. Sir, you are mute. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. Myself, sir, Dr. Basant Kumar. I'm head of the Civil Department. Okay. And this is a great honor that you have joined us on this platform. So on behalf of Sage University, Civil Departments, my colleagues, and my co-HODs, Professor Shriyan sir and Professor Atul sir, we warmly welcome you to this program, sir. And I hope all the participants will definitely enjoy this program and will gain maximum knowledge. Participants to kindly give a big hand to our by showing your reaction, thumbs up and clappings. So, sir, as this time is very short, so I won't take much of time. So I request you to please kindly start your session, and thank you very much. God bless you and please enjoy the day. Thank you very much. So nice of you. Okay. Thank you. Thank you. फ्रेंड्स, सैगे यूनिवर्सिटी में ये मेरा सेकंड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर मेरा एमएसएमई स्कीम्स पे हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त शेयर स्क्रीन का कुछ इश्यू हो गया था. मतलब मुझे लगा स्क्रीन शेयर. यस सर. सभी लोग को आवाज यस सर. मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है ना. ओवरव्यू ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव फॉर आईपीआर. यस. मैं बसंत जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं अपना ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो जो हम लोग विंडो में दिख रहे हैं राइट साइड में, तो वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है क्योंकि मेरी स्लाइड पे भी आ रहा है. तो इसको कैसे मैं करूँ कि मतलब आप या फिर मेरे पास तो सर आप फुल स्क्रीन कर लीजिए. जो सर आप F5 का ऑप्शन, एक मिनट संकेत सर, F5 का ऑप्शन दबाइए सर. F5. अच्छा, डायरेक्ट F5 ना. जी सर. हाँ, दबाया मैंने. आपकी स्क्रीन, आपने जो पावर पॉइंट स्टार्ट किया ना सर, इसमें F5 का ऑप्शन लेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे चला जाएगा. हाँ, वो फुल स्क्रीन तो है ही है ना. एक मिनट, ये फुल स्क्रीन है. नहीं ये सर, इसमें जो साइड में जो शो हो रही है ना स्लाइड्स, वो नहीं होंगी. संकेत सर आप ब्रीफ कीजिए इनको सर. अच्छा सर, आप एक बार आपकी स्क्रीन पे क्लिक करिए माउस से और एक बार F5 दबाइए. अच्छा, शिफ्ट करके दबाना है कि F5 दबाना है? डायरेक्ट सर, डायरेक्ट. हाँ, तो ये मैंने एक मिनट. हाँ, अब प्रेस किया मैंने. एक काम कीजिए सर. हाँ. आपकी जो ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी आपके व्हाट्सएप पे है क्या? हाँ, व्हाट्सएप पे नहीं, इस पर है. ओके, तो संकेत सर ये किसी को शेयर करवा दें, उनसे ऑपरेट करवाएं स्क्रीन. सर बॉटम राइट में स्लाइड शो का ऑप्शन आता है, उससे भी हो जाएगा सर. हाँ, एक अच्छा, बॉटम राइट में स्लाइड शो है ना. ये जो छोटी 4 स्क्रीन बनी है. हाँ सर, ये 90% लिखा है, इस पे भी है साइड का. ये परसेंटेज पूरा जो लिखा हुआ है. ये 90% के पास एक मॉनिटर बना है, उस पे आप क्लिक करोगे तो उस पे भी हो जाएगा शो सर. अच्छा, अब हुआ क्या? ये साइड वाली नहीं हो रही.
you know, it- 117% जहाँ लिखा सर उसके लेफ्ट साइड में तो आइकन बना हुआ है इस पर सर ये छोटे 3 बॉक्स दिख रहे हैं ना सर आपको नीचे सर ये slide क्लिक के नीचे? सर ये क्लिक करिए, मैंने वहाँ पर एक निशान बनाया है, राधे जी देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करिए नीचे की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा हिंड्रेंस ना हो, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी जी सर, इसमें टाइम लिमिट भी कोई नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा इधर करके कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं ऐसा भी कर लूंगा। अभी ये मेरा स्लाइड दिख रहा है ना आपको? जी जी सर, मेरा स्लाइड दिख रहा है ना? जी सर, जी सर, दिख रहा है? जी सर। ठीक है, ठीक है। तो व्यू पे जाकर के भी जो व्यू टैब दिया हुआ उसमें भी चल रहा है। हाँ ये हॉरिजॉन्टल हो गया अब, ये ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वाला ठीक है। ये एमएसएमई डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट अवर आईपीआर में हम लोग फंक्शन करते हैं फॉर एमएसएमईज, एंड एमएसएमई इज द आवर कोर कस्टमर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। और राइट नाउ आप लोगों ने जो पैकेज सुना होगा 20 लाख सीआर का, पीएम का, और फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको अनाउंस किया, उसमें एमएसएमईज के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का प्रोविजन रखा है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 6 अनाउंसमेंट्स हुए हैं। इन 6 अनाउंसमेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है कि टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। राइट नाउ 2006 एमएसएमई डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, एमएसएमई का जो डिफाइन किया है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स ओनली। It means any MSME will be defined on the basis of investment in machine. But in the new definition, the turnover clause is also included. But since that definition has not been notified yet, so this old MSME definition is still in operation. So according to this old MSME definition, any unit having investment up to 25 lakhs in machine is termed as a micro enterprise. Any unit was investment in machines from 25 lakhs to 5 crores is termed as small enterprise, and any unit whose investment in machine is between 5 crores to 10 crores, then it termed as medium sector manufacturing enterprise. Now our second thing, there is classification between MSMEs. One is manufacturing and another one is service enterprise. So manufacturing sector, these the 25 lakhs, 5 crores, 10 crores are belonging to manufacturing enterprises, and to define service enterprise is 10 lakhs to 2 crores, 2 crores to 5 crores. So if investment in machine up to 10 lakhs, then it is termed as micro service enterprise. And if investment in machines from 10 lakhs to 2 CR, 2 crores, then it termed as small service enterprise. And if investment is between 2 crore to 5 crore, then it is a medium sector service enterprise. We have given benefit only and only to manufacturing and service sector enterprises. And we have not given any benefit to trading enterprises or traders, except some self-employment schemes of state and central government are there to facilitate them. So friends, this is the MSME definition as per MSME DI Regulation Act 2006. Now, I would like to brought your notice about this MSME, vibrant MSME sector. This MSME sector is contribution towards GDP is 31%. Out of this 31%, 6.1% from manufacturing MSMEs. We have to increase this 6.1% share from these MSMEs, and MSMEs contribution towards manufacturing output is 45%, and contribution towards export is 48%. And total MSME units in India is 6 crore 34 lakh MSME units are presently now in India working. But the biggest challenge for us, for you,
for education institutes and for MSME entrepreneurs, that out of these 6.34 crore units, around 80% units are unregistered. Unregistered meaning they have not taken any benefit. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बेनिफिट है वो उन्होंने आज तक नहीं लिया है। इन्होंने हर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक से पैसा लिया, या एनबीएफसी से, या साहूकार से, या महाजन से, या अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से पैसा लिया, और उसके बाद अपने प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स को बनाया, सर्विसेज को एक्सटेंड किया, और जो प्रॉफिट कमाया है वो उसी बेसिस पर ये पूरा एमएसएमई सेक्टर टिका हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि दिस इज मार्जिनलाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द कंट्री। और आज हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस एमएसएमईज को जो हैं हम लोग इनको कैटर करें। तो इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कैसे कैटर कर सकता है, मैंने अपनी लास्ट एमएसएमई की स्कीम्स में बताया था कि आप लोग आपके यहाँ पर डिजाइन सेंटर्स खोलें, आप लोग आपके यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल्स जिसको आईपीएफसीज बोलते हैं वो आप खोलें, ताकि आप एमएसएमईज की आईपीआर नीड्स और डिजाइन नीड्स को दूर कर सके, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करे फॉर लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, जिसमें 5S, SOP, टोटल प्रिवेंटिव, TPM, कैनबैन सिस्टम, कोका-योका, सिक्स सिग्मा, ये सारे जो टूल्स होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कराते हैं, क्वालिटी अप कराते हैं, प्रोडक्टिविटी हाई करवाते हैं, साथ में उनको जेड सर्टिफिकेशन के लिए भी प्रमोट करना है। तो अभी रिसेंटली आप लोगों का जो सेगे यूनिवर्सिटी है, यह हमारा एक रिकॉग्नाइज्ड होस्ट इंस्टीट्यूट और बिजनेस इंक्यूबेटर है। मतलब आपके सेंटर में कोई भी स्टार्टअप अपना प्रेजेंटेशन दे सकता है और आइडिया सबमिट कर सकता है, आपके सिग्नेचर से आप उसको एज ए सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। और सेगे यूनिवर्सिटी इस तरह से इनोवेशन में हेल्प कर सकता है। और आप लोगों का भी प्रपोजल मिनिस्ट्री के पास अभी अंडर प्रोसेस में है, जैसे ही क्लियर होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज हमारे इसमें है कि हम हमारे जो भी बेनिफिट होते हैं इस एमएसएमईज के, इस एमएसएमईज के बेनिफिट लेने के लिए आपको एक चीज करना पड़ती है, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस एंटरप्राइज हो, आपको एक यूएएम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं उद्योग आधार मेमोरेंडम, एक यूएम आपको लेना पड़ता है। और ये जो यूएम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है फ्रॉम वेबसाइट udyogadhar.gov.in। और इसमें आप अपना फ्री में, यदि आप जैसे एक बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आप एक आईपीआर कंसल्टेंट बनना चाहते हैं और आपने कोई सर्विस दे दी, तो जिस दिन आपने पहली सर्विस दी और उससे कुछ भी अमाउंट आपने यदि ले लिया, तो आप जो है अपना उद्योग आधार फाइल कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ योर पैन कार्ड, योर आधार कार्ड, योर बैंक डिटेल्स, और आप एक रजिस्टर्ड सर्विस एंटरप्राइज हो जाएंगे। फिर आप आपके यूनिट के लिए ट्रेडमार्क भी ले सकते हैं। आप एमएसएमईज की जो दूसरे पे जितने सारे बेनिफिट्स हैं, जो लास्ट टाइम की जो स्लाइड्स है उसमें मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था, वो सब आप ले सकते हैं। और आप टेक्नोलॉजी भी बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आईपीआर, आपने कोई पेटेंट लिया है तो पेटेंट का रीइंबर्समेंट भी ले सकते हैं। आपने इंटरनेशनल पेटेंट लिया है तो इंटरनेशनल पेटेंट का भी रीइंबर्समेंट आप हमसे ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट सब तभी मिलेंगे जब आपके पास उद्योग आधार होगा, और कोई भी इंडियन नेशनल उद्योग आधार ले सकता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। नाउ सेकंड, अपना जो मेन चैप्टर है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे आज हमारे पास व्हीकल होता है तो हम तुरंत रजिस्ट्रेशन कराते हैं आरटीओ के पास। हमारे पास हमारा असेट होता है, हाउस होता है, तो हम तुरंत जो है रजिस्ट्री के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास। तो जब हमारे ब्रेन के पास कोई आइडिया आता है और उस आइडिया का हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सर्विसेज बनाते हैं, या कोई नाम रखते हैं, ट्रेड नेम, या फिर हम कोई जो है पोयम लिखते हैं, या हमने कोई गाना लिखा, या कोई स्क्रिप्ट लिखा, कोई प्ले लिखा, या कोई म्यूजिक कंपोज किया है, तो इन सब का जब तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो गवर्नमेंट आपके साथ नहीं है, आप अनप्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर में रहेंगे।
क्यों? क्योंकि आपको हम पावर तभी देंगे जब आप रजिस्टर्ड होंगे। यदि आप अनरजिस्टर्ड हैं तो कोई भी आपके आइडिया को, प्रोडक्ट को, सर्विस को चोरी कर लेगा, कॉपी कर लेगा, इंफ्रिंजमेंट कर लेगा, और आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे, और बीइंग गवर्नमेंट हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप यदि उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड through which through which product or services can be made and which has a commercial value. Means आपके पास आइडिया बहुत सारे हैं और आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, लेकिन यदि उसका कोई कमर्शियल एंगल नहीं है, कमर्शियल वैल्यू नहीं है, ठीक है चलो आप पेटेंट ऑफिस ने आपको पेटेंट कर दिया, लेकिन उसका क्या मतलब रहेगा? जैसे मैं कई इंडस्ट्रीज को जानता हूं जिनके पेटेंट जो हैं वो 650-700 पेटेंट्स हैं, और उनका रेवेन्यू है 675 करोड़, और एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसके पास पेटेंट सिर्फ जो है 320 है, लेकिन उसका जो रेवेन्यू है 10,500 करोड़। ये एग्जाम्पल है पतंजलि और बैद्यनाथ का, कि पतंजलि के पास पेटेंट कम है लेकिन कमर्शियल वैल्यू ज्यादा है, और बैद्यनाथ जो है उसके पास पेटेंट ज्यादा है लेकिन कमर्शियल वैल्यू नहीं है। उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, उसने अपने आप को मार्केट के अनुसार, नीड और स्पीड के अनुसार उसने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया है। तो आईपीआर इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये आपको एक पावरफुल टूल है। ये इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको एक पावरफुल टूल दिया है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, एन आइडिया इन्वेंशन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, परंतु पेटेंट रजिस्ट्रेशन इज एन आईपीआर। सिंपली a customer or price list is intellectual property, but right of confidentiality is an IPR. A secret production method is intellectual property right. A right to a trade secret is an IPR. मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल है। आज हमारे यहाँ पर अपना स्वीट्स है, विजय चाट हाउस है, ये इनकी एक रेसिपी है जिसमें ये विभिन्न प्रकार के स्नैक्स और नमकीन्स बनाते हैं। अब यदि इन नमकीन और स्नैक्स को उसके बगल वाले ने या उसके कॉम्पिटिटर ने उसके वर्कर को अपने घर बुलवा लिया कि भाई तू संडे को आ जाना, मेरे को सेव बना देना, मेरे को पेटीज बना देना, मेरे को वैसा की वैसे ही कचौरी और समोसा बना के बता देना, ये 5,000 रुपये रख लेना। अब इसमें वो जो अपना स्वीट्स है या विजय चाट हाउस है, उनको किस प्रकार अपने आप को कंट्रोल करना है या किस प्रकार उनके यहाँ अपने मैकेनिज्म डेवलप करना है ताकि उसका जो ये सीक्रेट है ये सीक्रेट ही रहे। तो उसके लिए ट्रेड सीक्रेट कॉन्सेप्ट है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमएसएमईज। आज आप देखते होंगे किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए लाइन लगी रहती है, किसी कॉलेज में बहुत प्लेसमेंट अच्छा होता है, किसी कॉलेज में सबसे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो कॉलेज की कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, और वो मैकेनिज्म्स सबके बीच में शेयर नहीं होते हैं, वो 2 से 3 लोगों के बीच में ही शेयर होते हैं। तो यदि ये 2 से 3 लोग, एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, इसको साइन कर ले कि भैया हम लोग भले ही से यहाँ से बाहर जाएंगे तो भी हम हमारे कॉलेज की जो की पॉइंट्स हैं कि क्यों हमारे यहाँ स्टूडेंट सबसे ज्यादा आते हैं, क्यों हमारे R&D सबसे ज्यादा होती है, क्यों हमारे यहाँ प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होते हैं, इसका यदि ये सीक्रेट कर ले तो ये ट्रेड सीक्रेट जो कि एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंगली होता है। और ये जो ट्रेड सीक्रेट है, ये ट्रेड सीक्रेट, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मोनोपोली होती है, इसको कभी पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करना है, ये आपको पूरे समय आपके हाथ में रहेगा। तो सिमिलरली अपन आगे बढ़ेंगे। फिर a particular way of representation is intellectual property, but copyright or a design registration is an IPR. Copyright किया आपने, डिजाइन का रजिस्ट्रेशन किया, तब वो आईपीआर होगा। आईपीआर मींस राइट, आपने सोचा है, आपके ब्रेन से निकला है, आपने बनाया भी है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। जैसे ब्रांड नेम और ट्रेड नेम, आज आपको लग रहा है कि सैगे यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा अच्छा है तो चलो हमने इसका ट्रेडमार्क कराया कि नहीं। यदि आपने नहीं कराया तो हो सकता है कल से कोई भी इसका नाम रख लेगा और उस वक्त आपको सिर्फ लीगल फाइट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा।
तो आप अपने जो भी चीजें हैं उसका आप रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। और IPR के जो पॉइंट्स होते हैं, जो डिविजन्स होते हैं, वो होते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आते हैं पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, ट्रेडमार्क्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस और ट्रेड सीक्रेट्स। दीज आर द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ऑफ IPR। और जो IPR का एक दूसरा पार्ट होता है वो कॉपीराइट। उसमें लिटरेरी वर्क आता है, कोई नॉवेल आता है, पोयम, प्ले, फिल्म, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, ड्राइंग्स, फोटोग्राफिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स और स्कल्पचर्स एंड सॉफ्टवेयर्स। तो ये सब जो है इनका कॉपीराइट होता है। ये जो कॉपीराइट होता है पेटेंट का, डिजाइन का, ट्रेडमार्क का, ये मुंबई का एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन, ठीक है। और जो GI होता है वो चेन्नई में एक GI रजिस्ट्री ऑफिस है, वहां से होता है। और जो कॉपीराइट है उसका दिल्ली में ऑफिस है, वो कॉपीराइट दिल्ली से होता है। तो इसीलिए मैं आपको ये IPR के जो वेरियस IPR का कंपोनेंट है, इनकी जो वैलिडिटी होती है उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि यदि आपने कोई पेटेंट लिया है तो उसकी वैलिडिटी 20 ईयर्स होती है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, और नो एक्सटेंशन बियॉन्ड 20 ईयर्स। ये बहुत मैंडेटरी आइटम है कि भाई 20 साल के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आज कोई फार्मा है और फार्मा ने कोई मॉलिक्यूल इवॉल्व किया, 20 साल तक तो उसने राज किया, किसी को उसमें घुसने नहीं दिया, रॉयल्टी भी खूब कमाई, और बाद में क्या होगा कि वो उसमें थोड़ा बहुत माइनर करेक्शन करके इसे ले आएगा। जब वो ले आएगा तो फिर से पेटेंट करा लेगा, तो फिर से 20 साल के लिए इस पब्लिक को एक हाई कॉस्ट पे ड्रग को परचेस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो एक हम सब अब ग्लोब में बन चुके हैं, वसुधैव कुटुंबकम पूरी तरह से हो चुका है, ये एस्टेब्लिश हो चुका है। तो वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो WTO सिग्नेटरीज हैं उन सारी कंट्रीज में ये वाइपो भी बहुत इफेक्टिव है। और ये वाइपो जो है इसके माध्यम से आपको राइट भी मिलता है और आपको रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ता है। फिर ट्रेडमार्क की जो लाइफ होती है 10 ईयर्स होती है, हर 10 ईयर्स के बाद उसका रिन्यूअल होता है। डिजाइन रजिस्ट्रेशन केवल 15 ईयर्स के लिए होता है, कि जो 10 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ फिलिंग एंड रिन्यूएबल फॉर फर्दर 5 ईयर्स। मैक्सिमम 15 ईयर्स के बाद डिजाइन रजिस्ट्रेशन को भी जो है ओपन करना पड़ता है। और ट्रेड सीक्रेट मैंने पहले ही कहा, अनलिमिटेड टाइम पीरियड होता है, इट इज अ मोनोपोली राइट। और GI जो होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, वो जो है उसका 10 ईयर्स फ्रॉम द फाइलिंग एंड रिन्यूअल ऑफ एवरी 10 ईयर्स फॉर सक्सेसिव पीरियड्स। ये जो GI है इसके ऊपर हम यदि कंसंट्रेट करें तो हम एक बहुत क्या कहना चाहिए कि हम लोगों को काफी इसमें बेनिफिट मिल सकता है GI में। और GI में क्या है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। What is, sir, trade secret unlimited? What is trade secret? ट्रेड सीक्रेट, Yeah. ट्रेड सीक्रेट मीन्स क्या होता है साहब कि ये मोनोपोली राइट होता है किसी मैन्युफैक्चरिंग का, किसी प्रोडक्शन का, किसी मार्केटिंग टेक्निक्स का, या फिर कोई डेटा का, ठीक है, कस्टमर लिस्ट है, कोई आपकी प्राइस लिस्ट है, या आपकी कोई पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी है, तो आपको ट्रेड सीक्रेट करवाना चाहिए। तो ट्रेड सीक्रेट में आपको सिर्फ 2 या 3 लोगों के बीच में ही इसके सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, बाकी किसी स्टाफ और ऑफिसर के पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। और इनको उसको पूरा फॉलो करके सर्विलेंस सिस्टम भी मेंटेन करना पड़ेगा कि ये 2-3 लोग जो हैं, या आपने 4-5 लोग या 10 लोग हैं, तो ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं, किनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से इनके जो है इनको वॉच करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये लोग क्या हमारे कॉलेज के या हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कुछ ऑपरेशंस को दूसरे को डिस्क्लोज कर रहे हैं। Is it superior than patenting? Because मान लीजिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं पेटेंट करा लूंगा तो प्रोटेक्टेड हूँ 20 साल को, तो ट्रेड सीक्रेट उससे सुपीरियर आ जाता है। ट्रेड सीक्रेट का प्रॉब्लम ये है कि ये इसकी लाइफ जो है अनलिमिटेड है, ये कोई टाइम पीरियड नहीं होता है इसका। और ये सुपीरियर इसमें है कि बस आपने यदि इसको कंजर्व कर लिया तो आप जो है लाइफ लॉन्ग इसको एंजॉय कर सकते हैं। जिसका इसका एग्जांपल अब मैं आपको बता ही देता हूँ, हालांकि मैं बताता आगे। कोको कोला का जो फॉर्मूला है वो ट्रेड सीक्रेट है। तो कोको कोला का जो फॉर्मूला है सिर्फ 2 से 3 लोगों को मालूम है, और आज भी वो डिस्क्लोज नहीं,
हमारे यहाँ पर मास, NMR, सारा स्पेक्ट्रोस्कोपी सब डेवलप हो गया है, लेकिन आज तक वो फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं हुआ है। और मजे की बात ये है कि उसमें सिर्फ जो जो 2 लोगों को मालूम है, वो लोगों को साथ ट्रेवल नहीं करना है, क्योंकि यदि वो साथ ट्रेवल करे और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोको कोला का फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ी वो चीज है। थैंक यू सर। हाँ, फिर ये IPR का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क मुंबई में इसका ऑफिस है। और ये वेबसाइट दोनों आप नोट कर लीजिए, ये दोनों ही आपके काम की है। एक है ipiindia.nic.in और एक है dcmsme.gov.in। ये DCMSME हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। IP इंडिया जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क जो मुंबई में ऑफिस है, उसकी वेबसाइट है। तो इसमें आपको पेटेंट सर्च कैसे करना है, ट्रेडमार्क कैसे करना है, कॉपीराइट कैसे करना है, पेटेंट कैसे करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं IPR के लिए, उसके लिए बता रहा हूँ। आज साहब हम 47 में फ्री हुए थे, है ना, हम गुलामी से 47 में फ्री हुए थे। आज हम 2020 में बैठे हैं, लेकिन हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी है वो 12 मई 2016 को गवर्नमेंट ने अप्रूव की है। इट मींस हमारी कोई IPR पॉलिसी, और ये IPR पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज यदि किसी भी कंट्री का ग्लोब में ग्रोथ देखोगे तो ये 2 फैक्टर से हुआ है। नंबर 1 एक्सपोर्ट एंड नंबर 2 IPR। किसी भी MSMEs, किसी भी इंडस्ट्री ने यदि एक्सपोर्ट और IPR को पकड़ा तो वो बहुत राइज किया है। गूगल, फेसबुक, एप्पल, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और हमारे जब ये 12 मई को अप्रूव हुआ, इसके बाद गवर्नमेंट ने काफी चेंजेस किए अपने सिस्टम में। पेटेंट एग्जामिनेशन हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 72%, ग्रांट ऑफ पेटेंट एग्जामिनेशन, ग्रांट ऑफ पेटेंट इंक्रीज्ड बाय 55%, फाइनल एप्लीकेशन ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ डिजाइन रजिस्ट्रेशंस वो भी 37 से राइज हुआ। ट्रेडमार्क पेंडेंसी रिड्यूस्ड फ्रॉम 14 मंथ्स टू लेस देन 1 मंथ। नहीं तो ट्रेडमार्क, ये सब चीजें हमारे लिए बिल्कुल सपना था कि कोई बहुत बड़ी चीज हम करने जा रहे हैं। फिर इंक्रीज एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फॉर पब्लिकेशन फ्रॉम लेस देन 10% टू 40%। पहले सिर्फ 10% जो है एक्सेप्ट होती थी ट्रेडमार्क के लिए, अब 40% तक एक्सेप्ट होने लगी। डिजाइन पेंडेंसी भी रिड्यूस हो गई है 8 मंथ से सिर्फ 1 मंथ में, ठीक है। तो और ऑनलाइन फाइलिंग इंक्रीज हुआ है 90% इन पेटेंट एंड 80% इन ट्रेडमार्क। यानी आज आप पेटेंट ट्रेडमार्क अप्लाई करें तो ऑनलाइन अप्लाई करें। डोंट गो फॉर हेवियर डॉक्यूमेंट्स, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और साथ में 10% का आप उसका वो एंजॉयमेंट भी लीजिए फीस का, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई आप करेंगे तो आपको 10% रिबेट है। और कॉपीराइट में आप देखिए रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई है, 456% इंक्रीज हुआ है कॉपीराइट, एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन वाज इंक्रीज्ड बाय 631%। तो ये कॉपीराइट जो है, हम लोग कॉपीराइट को बहुत डाइल्यूट तरीके से लिए हैं। आज हमारे सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, हमारे वेद है, हमारे जो उपनिषद हैं, ये इनका किसी का कोई कॉपीराइट ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने, हमारे जो संत लोग थे, साधु समाज थे, इन लोगों ने, ऋषि मुनि थे, इन लोगों ने कभी ये कहा कि भाई हम जो हमें ऊपर से आ रहा है, गॉड से आ रहा है, उसका हम क्या कॉपीराइट करें। लेकिन लोगों ने, दूसरे लोगों, कंट्रीज ने इनको किया, और आज वो लोग जो है हर चीज और हर टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। तो हमें इस फिनोमिना को जानना चाहिए कि अब हमें ग्लोब के साथ चलना है, तो हमें अपने आप को मॉडर्नाइज, अपडेटेड रखना पड़ेगा और इन सब IPR का यूज करना पड़ेगा। और ये पेटेंट का जो एक रूल इम्प्लीमेंट हुए हैं, उसका जो है कुछ अमेंडमेंट्स भी होते रहते हैं, वो भी जैसे स्टार्टअप्स के लिए किया गया है कि जो फीस रहती है उसमें रीइंबर्समेंट मिलता है। आप चाहो कि साहब हमें जो है हमारी पेटेंट एप्लीकेशन थोड़ी फास्ट प्रोसेस हो जाए,
तो एक्सपेडाइट, फोन आया तो आपको रेस्पॉन्स तो देना पड़ेगा। एक्सपेडाइट एग्जामिनेशंस ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस होता है, फिर हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी स्टार्ट हो रहा है, और एडजॉर्नमेंट बहुत सारे हो जाते हैं हियरिंग्स के, उसको भी रिमूव किया जा रहा है। तो ये अमेंडमेंट्स बेनिफिट करते हैं अल्टीमेटली कस्टमर को। ट्रेडमार्क में भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं कि जैसे जो नंबर ऑफ फॉर्म्स थे वो 74 फॉर्म यूज होते थे, तो अभी सिर्फ 8 फॉर्म्स यूज हो रहे हैं, और 1 एप्लीकेशन फॉर्म जो है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस। और इसमें कुछ कंसेशंस भी हैं जो कि स्टार्टअप्स के लिए होते हैं, जो स्टार्टअप्स है उनके लिए कुछ कंसेशंस हैं। स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल्स और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 50% फीस लगती है ट्रेडमार्क में। तो आपके पास उद्योग आधार हो तो आपको 50% फीस लगेगी। और आगे हम बताते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट किस प्रकार से आपको हेल्प करता है। और दूसरा, पूरा जो अपना कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क का जो ऑफिस है पूरी तरह से मॉडर्नाइज हो गया है। उसमें नंबर ऑफ ऑफिसर्स इंक्रीज किए गए हैं, और ट्रेड एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट इंक्रीज किए गए हैं, और एग्जामिनेशन बहुत फास्ट हो गया है, और मैक्सिमम जो है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के द्वारा इसको किया जाने लगा है। तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे 50% लोअर फीस फॉर फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन बाय इंडिविजुअल, स्टार्टअप्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ई फाइलिंग एनकरेज्ड थ्रू 10% रिबेट इन फी फॉर ट्रेडमार्क, यानी आपको 10% फीस में रिइंबर्समेंट रिबेट भी है। और फास्ट ट्रैक एंड 80 अप टू 80% रिबेट, यानी कहीं 100 रुपए की फीस लग रही है तो स्टार्टअप्स के केस में 80% ही फीस लगेगी। और ये रजिस्टर्ड जो होना चाहिए DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का जो डिपार्टमेंट है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये इन्होंने, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंटरनल IT सिस्टम इन्होंने सही किया है, कंप्यूटराइज्ड वर्कफ्लो, ऑनलाइन IP रिलेटेड सर्विसेज की है। पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, जिसके इंटरनेशनल पेटेंट अपन जो फाइल करते हैं उसमें अपना इंडियन पेटेंट ऑफिस विल एक्ट एज ए इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अथॉरिटी, ISA एंड IPEA। तो ये हमारे इंडियन पेटेंट ऑफिस के लिए अच्छी बात है कि हमें PCT फाइलिंग में इजी रहेगा। और इसमें आप देखिए कि जो इंडियन पेटेंट ऑफिस एज ISA, Indian Searching Authority या International Preliminary Examination Authority has now achieved 99% timelines in issuing international search reports under Patent Corporation Treaty। मतलब इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इंडियन पेटेंट ऑफिस का, और ये सब आफ्टर 2016 से हुआ है। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि हमें जो है इन सब चीजों का कंसंट्रेट करके यूज करना चाहिए। अब जो हमारा पेटेंट का जो स्टेटस है मध्य प्रदेश का, हम लोग जो है कई पेटेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें 13 से 15th रैंक में है। जैसे पेटेंट जो है 15th रैंक है, डिजाइन में 13th रैंक में है, ट्रेडमार्क में 13th रैंक में है, GI अभी तक सिर्फ 9 मिले हैं और हमारा 12th रैंक है। कॉपीराइट, मैंने क्या कहा कि कॉपीराइट जो है ये भारत सरकार ने या भारत ने बहुत बाद में सोचा कि यार हम हमारी पोयम से, हमारे नॉवेल से, हमारे स्क्रिप्ट राइटिंग से, हमारे म्यूजिक से भी पैसा कमा सकते हैं। इन्होंने समझा कि ये तो हमारा आर्ट है, आर्ट को क्या बेचना, हम तो कलाकार लोग हैं। लेकिन ये जब ये आया, हम लोग 1957 में हम मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर आता था, लेकिन इसको DIPP डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ये आया है 17 मार्च 17 से। तो आप सोचिए कि गवर्नमेंट ने इसका इंपॉर्टेंस समझा है कि दूसरी कंट्री तो इस कॉपीराइट से ही कमा गई है और कॉपीराइट से ही अपना काफी रेवेन्यू अर्न कर रही है, और हम लोगों का रेवेन्यू अर्न पेटेंट और IPR में देखेंगे तो बहुत निगलिजिबल है। तो हमें ये इंक्रीज करना है, और इसके लिए स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को, प्रोफेसर्स को और हमारे MSME एंटरप्रेन्योर्स को, सभी को हमें अप टू डेट रखना पड़ेगा। और ये स्टैटिस्टिक IPR का तो आपको IPR की वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं आपको जंप करता हूँ, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो आपको क्या देता है।
भैया देखो हम पैसा क्या देते हैं आपको, यदि आपने डोमेस्टिक पेटेंट लिया है, बीइंग एमएसएमई एंटरप्रेन्योर, आपका उद्योग आधार है, आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, सर्विस एंटरप्राइज है, आपने डोमेस्टिक पेटेंट लिया है तो 1 लाख जो भी खर्चा होगा उसका 1 लाख रुपीज यू कैन गेट फ्रॉम अस एज अ रिइंबर्समेंट. If you have applied for foreign or international patent, then if you get this foreign or international patent, then you get reimbursement up to 5 lakhs. And if you did this GI registration for any copyright for any society or community, तो उसके लिए we are giving 2 lakh rupees का reimbursement है. और ट्रेडमार्क के लिए 10,000 रुपीज का reimbursement है. ट्रेडमार्क नॉर्मली 6 to 9,000 में हो जाता है. यदि कोई हियरिंग और ऑब्जेक्शंस न लगे तो नॉर्मली 10,000 के अंदर बड़े आराम से हो जाता है. फिर एक इंपॉर्टेंट है 1 CR का. यदि कोई IPFC सेंटर एस्टेब्लिशमेंट करता है अपने यहाँ पर कि भैया हम IPFC एस्टेब्लिश करेंगे और उसमें हम MSME एंटरप्रेन्योर को उनकी IPR नीड्स को सॉल्व करेंगे, उनके IPR ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, डिजाइन है, उसमें हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर सेटअप करने के लिए 1 CR का ग्रांट देती है ताकि आप उस सेंटर को चलाएं और बाद में उसको सेल्फ सस्टेन बेसिस पर उसको ऑपरेट करते रहें. और उसमें आप लोग जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो एप्लीकेंट, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं. पेटेंट और ट्रेडमार्क का तो मैंने आपको बता दिया है कि उद्योग आधार होना चाहिए और MSME डेटा बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए. ठीक है. और GI के लिए एक रजिस्ट्रेशन, ये इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, एसोसिएशंस हो सकते हैं, नॉन प्रॉफिट बॉडीज, NGOs, सोसाइटीज, ट्रस्ट और सिमिलर अदर नॉन कमर्शियल बॉडीज. ठीक है. तो ये लोग भी GI के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं. अब हम अपना ये जो ट्रेडमार्क का है उसके ऊपर आते हैं कि अपना जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ट्रेडमार्क का है. तो ट्रेडमार्क का जो एक्ट है 1999 में हैज बीन इनेक्टेड इन इंडिया टू ब्रिंग इट कंफर्मिटी विद ट्रिप्स एग्रीमेंट्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, टू व्हिच इंडिया इज सिग्नेटरी. तो ये हमारा जो ट्रेडमार्क एक्ट है इफेक्टिव हुआ 15 सितंबर 2006 से. अब आप इसमें देखिए कि ट्रेडमार्क किसका होता है ना. It allowed the registration of various types of goods and service marks such as word mark, logos, symbols, slogans, service mark, collective mark, certification mark, series mark. तो ये इतने टाइप के मार्क हो सकते हैं, वो हम 1 by 1 आगे अपनी स्लाइड्स में देखेंगे. जैसे ये अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड है. ये सर्टिफिकेशन मार्क है, ISI या FSI भी हो सकता है. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देखिए, दार्जिलिंग टी, एक दार्जिलिंग एक प्लेस है और वहां पर ये चाय बनता है, इसलिए दार्जिलिंग टी है. फिर ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, इसको कलेक्टिव मार्क बोलते हैं. ठीक है. ये कलेक्टिव ट्रेडमार्क होता है. फिर ये एप्पल का जो है उसके जो आईफोन है उसके ऊपर ये लोगो इसका रहता है. तो ये इस प्रकार का ये ट्रेडमार्क होते हैं. वर्ड मार्क सबसे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रेडमार्क दैट आर रजिस्टर्ड इन इंडिया. ठीक है. इससे जो है दिस रेफर टू एनी मार्क दैट आर यूज्ड. सिंपल बात है, ट्रेडमार्क एक तरह से ब्रांड नेम होता है और उस ट्रेड जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उसका एक ट्रेड नेम होता है. जैसे कोई माने ठंडा माने कोको कोला, वाटर बिस्लरी, बिस्किट पार्ले जी, कार मारुति सुजुकी. ठीक है. तो ये मार्क का इतने ज्यादा गहराई से ब्रेन पर असर डालते हैं कि हम लोग दूसरी चीज के बारे में सोचते ही नहीं है. ठीक है. तो जैसे एप्पल है, गूगल है, बाटा, रिलायंस, टाटा, KFC, हीरो होंडा, जी, ये सब एक वर्ड मार्क है. इसमें केवल एक टेक्स्ट बेस्ड होता है, केवल टेक्स्ट होते हैं. फिर दूसरा जो है सर्विस मार्क होते हैं.
ठीक है, जो कि ट्रेडमार्क की क्लासेस होती है 1 to 45। तो फर्स्ट 1 to 35 में प्रोडक्ट्स, 1 to 34 में प्रोडक्ट्स आते हैं, और सर्विस जो क्लासेस होती है 35 to 45 होती है। और ये सर्विस मार्क को सी और उसके अंदर राउंड से करते हैं। जैसे फेडेक्स एक रजिस्टर्ड कोरियर कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये इसका सर्विस मार्क है और उन्होंने ये वाला इसका मार्का ले रखा है। फिर लोगो और सिंबल या डिवाइस मार्क होता है, कि कोई लोगो एक पर्टिकुलर होता है, वो भी हो सकता है, जिसमें जैसे अपना ये एक एप्पल का है कि एप्पल बहुत फेमस है। इसके अलावा लोगो और सिंबल्स क्या होते हैं, ये एप्पल है, ये मैकडोनल्ड का है, ये ट्विटर है। तो ये देखने से ही उसकी सर्विस से मालूम पड़ रही है कि एप्पल मतलब कोई खाने का नहीं है, ये एक फोन है। मैकडोनल्ड इसकी रेस्टोरेंट चेन्स है, फूड डिलीवरी चेन्स है। और ट्विटर ट्वीट करना है, सोशल मीडिया अकाउंट है। मतलब ये इतने फेमस हो जाते हैं कि लोगों के जहन में बैठ जाते हैं। फिर स्लोगन्स भी होते हैं, जैसे ये जो है इसको जस्ट डू इट, लेकिन आगे सबको मालूम है नाइके का है। फिर ये मैकडोनल्ड्स का है, आई एम लव इन इट, ये दिल मांगे मोर, आहा। तो ये टैगलाइंस जो पंचलाइंस होती है, स्लोगन्स होते हैं, ये भी ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। फिर साउंड मार्क भी होता है, मैं आपको वेरियस टाइप्स का मार्क का बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो मार्च 17 से आया है साउंड मार्क, जैसे आप ICICI बैंक का जो है एक पर्टिकुलर साउंड रहता था, नोकिया का एक पर्टिकुलर साउंड रहता है, दूरदर्शन जब स्टार्ट होता था एक पर्टिकुलर साउंड होता है, या आप MGM फिल्म्स जो आप देखते हैं उसमें एक रोरिंग लायन सबसे पहले बाहर आता है। तो ये सब प्रकार के साउंड मार्क्स हैं, और इसमें इसका कंडीशन भी है कि साउंड टू बी सबमिटेड इन MP3 फॉर्मेट नॉट एक्सीडिंग 30 सेकंड लेंथ एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड नोटेशंस। तो ये इस प्रकार से ये साउंड मार्क्स होते हैं। फिर शेप ऑफ गुड्स, जैसे कोको कोला की बोतल है, या आपने कभी वो भी देखा होगा कि जो बिस्किट्स हैं, इसके कैडबरीज की जो चॉकलेट्स है उसके भी अलग अलग शेप रहते हैं, तो उनका भी मार्क हो सकता है। या फिर एक सीरीज मार्क होता है जो कि मैकडोनल्ड्स की सीरीज पर रहता है, जैसे मैक वेगी एंड मैक चिकन। तो मैक वेगी मतलब ये वेजिटेबल वाला मैकडोनल्ड का प्रोडक्ट है, और मैक चिकन मीन्स ये जो है नॉन वेज प्रोडक्ट है। तो ये सीरीज मार्क है, मैक एक सीरीज है। फिर एक कलेक्टिव मार्क होता है, तो कलेक्टिव एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करता है, उनकी प्रोडक्ट और सर्विस को। जैसे CA, ये बहुत ही कॉमन मार्क होता है, और इसको कलेक्टिव मार्क की कैटेगरी में इसको डाला जाता है। फिर एक सर्टिफिकेशन मार्क भी होता है, जैसे फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मार्क है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्रेडमार्क के एग्जांपल्स आप सब अपनी रूटीन लाइफ में तो यूज करते हैं, पेप्सी, कोको कोला, रेमंड, टाटा, बाटा, बजाज, ये सरनेम है। सिग्नेचर लुइस फिलिप का है। फिर लेटर से BMW, IBM, फिर न्यूमरल से 555, 501, सिंबल से मर्सिडीज ब्रेंज का जो 3 पॉइंटेड स्टार का होता है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। फिर और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं ट्रेडमार्क के, जैसे डिवाइस है तो अमूल गर्ल जो है उस पे पूरे इसके पैकेज पे रहती है। या फिर एक एशियन पेंट्स का आपने डब्बा देखा होगा उसका पेंट का, तो उसमें एक लड़का पेंट का ब्रश लेके एक स्टाइल में खड़ा हुआ है ना। कलर स्कीम भी रहती है, पैकेजिंग भी रहती है, शेप ऑफ गुड्स भी रहता है। तो ये सब ट्रेडमार्क के एग्जांपल्स हैं। और अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए जब ये ट्रेडमार्क होता है तो उसके साथ फिर कुछ केसेस भी होते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। SRT, ये सचिन रमेश तेंदुलकर, ये सब जानते हैं, इंडियन का बेस्ट क्रिकेटर है, वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर है। इन्होंने अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा रखा है। क्यों? क्योंकि कल से कोई SRT एकेडमी ओपन कर लेगा, कल से कोई SRT
का कुछ नाम लेके कुछ काम करेगा और वो पब्लिक को डैमेज करेगा या पब्लिक को चीटिंग करेगा, डिच करेगा, तो सचिन तेंदुलकर का नाम खराब होगा। तो उसने अपना नाम यूज कर लिया, भैया कोई मेरे नाम मेरे बिना पूछे, विदाउट माय कंसेंट कोई इसका यूज नहीं करेगा। फिर एक खिलाड़ी कुमार है, ये अक्षय कुमार है। इन्होंने जो है अपनी जो खिलाड़ियों की फिल्म आई थी, इनकी लगातार खिलाड़ी की सीरीज की फिल्में आई थी, तो इसके बाद इन्होंने एक खिलाड़ी कुमार से अपना नाम रजिस्टर्ड करा दिया। तो ये लोग बड़े स्मार्ट हैं, ये लोग अपने नाम से भी पैसा कमा लेते हैं यानी अपने काम से तो कमाते हैं, अपने नाम से भी पैसा कमा रहे हैं। फिर ये मिस्टर थर्ड नंबर पे SRK, शाहरुख खान। तो SRK इज अ रजिस्टर्ड नेम और इन्होंने ट्रेडमार्क ले रखा है इसका। और इसमें इसलिए इनका बेसिक एम है कि भाई कल से कोई SRK म्यूजिकल एकेडमी, SRK एक्टिंग एकेडमी और शाहरुख खान एकेडमी, तो लोग जो हैं माया जाल में नहीं फंस जाएं, भ्रम में नहीं फंस जाएं, उनको पैसा ज्यादा ना दे दें। तो इसके कारण वो जो है इसको रजिस्टर्ड कराएं। अच्छा, ये भी ध्यान तब देंगे जब वो सामने वाली यूनिट जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगेगी। नहीं तो आप देखो कि कुछ लोग तो चाहे जो नाम यूज कर लेते हैं तो कोई बड़ी कंपनी उनके पीछे थोड़ी जाती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ की इंदौर में तो कोई मैजिक पे भी वॉल्वो लिख लेता है, तो कोई वॉल्वो वाला आके मैजिक वालों को थोड़ी पकड़ाएगा, है ना। तो ये भी एक पॉइंट रहता है। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये सभी को इसको देखना चाहिए, L&T वर्सेस L&T। लॉर्सन एंड टुब्रो बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। लेकिन ये जो है L&T लाल वाले लक्ष्मी नारायण ट्रेडर्स, ये दिल्ली बेस्ड एक ट्रेडर है। तो L&T ने बोला भाई साहब ये L&T जो हमारा नाम बिल्कुल सिनोनिम्स है। कोर्ट में कहा कि साहब इनको बोलो कि L&T हटाएं। तो कोर्ट ने पूछा क्यों आप इसका नाम हटाना चाहते हो? बोले साहब क्या होगा कि ये L&T ने कुछ फ्रॉड किया, कुछ कस्टमर को डिच किया, तो पूरे मीडिया में तो ये आ जाएगा कि L&T जो है उसने गड़बड़ किया, तो इससे हमारा डिफेमेशन हो सकता है। चूंकि ये पर्सन रेपुटेड नहीं है, इसका कोई काम रेपुटेड नहीं है, तो कोर्ट ने इसको बोला कि भैया आप L&T हटाओ, आप कोई दूसरा सीधा लक्ष्मी नारायण ट्रेडर्स लिख दो, वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर सिमिलरली एक दूसरा केस है, VIP ब्रीफकेस भी है और VIP अंडरगारमेंट्स भी है। ये एक सूटकेस बनाते हैं और एक अंडरगारमेंट्स बनाते हैं, लेकिन दोनों ही केस में कोर्ट ने ये कहा है कि साहब ये दोनों अपने अपने ब्रांड है, प्रोडक्ट भी डिफरेंट है और इनका दोनों का अपना एक रेपुटेशन है। तो इससे कस्टमर कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई मैं अंडरगारमेंट्स खरीद रहा हूँ कि ब्रीफकेस खरीद रहा हूँ। VIP एक ब्रांड है, तो इसलिए उसको एक्सेप्ट किया गया। फिर कुछ प्रोहिबिटेड ट्रेडमार्क्स भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी नाम रख लें और आपको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे अशोक चक्र, छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्म चक्र, गांधी, महात्मा गांधी, नेहरू, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड वेंकटेश्वरा, नेशनल, सिख गुरु के जो नाम होते हैं, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, साईं बाबा, श्री राम कृष्ण स्वामी विवेकानंद, भारत स्काउट एंड गाइड, यूनाइटेड नेशन, UNO, WHO, ये सारे लोगों में बहुत फेमस नाम है अभी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ISO और ISI। इस प्रकार के आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। हेलो सर। यस सर मेरा एक क्वेश्चन था अपना लास्ट स्लाइड से, आपने उसमें बताया कि जो नाम उनके रखे हुए, इसके आपने एग्जांपल भी दिया VIP वाला, जो ब्रीफकेस भी है और अंडरवेयर भी बनाता है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आज अगर कोई फॉरेन में अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है और सेम नाम मैं भी अगर रख लेता हूँ, अगर इन फ्यूचर अगर मैं बड़ा होता हूँ तो फॉरेन की कंपनी मेरे ऊपर क्लेम कर सकती है क्या? एक्चुअली क्या है कि वैसे तो ट्रेडमार्क जो है टेरिटोरियल राइट है, इट इज एन टेरिटोरियल राइट। वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही, एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए ही एप्लीकेबल होता है, हम और तो विदेश के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो वो ऐसी इसमें समस्या नहीं आती है। ये कोई पेटेंट तो नहीं है कि पेटेंट में वो, हालांकि ये चूंकि आप अपन PCT सिग्नेटरी हैं और अब हम सब WTO के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, तो जब तक आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो कोई देखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप बड़े हुए तब वो ऑब्जेक्शंस आएंगे और हियरिंग्स होगी और हो सकता है आपको फिर उसमें टर्मिनेट कर दें। हेलो। हाँ नीलेश सर, आई एम डॉक्टर लालजी प्रसाद। शायद अपना हाँ। डिस्कशन कुछ हो चुका है। मैं यहाँ MSME इंक्यूबेशन सेंटर सेज का देखता हूँ।
अच्छा अच्छा, ओके। कैसे हैं सर? बढ़िया है। हाँ हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। आ, अभी इंडिया में जो सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग की बात हो रही है, तो जैसे मुझे बताया तो गया कि पेटेंटिंग स्टार्ट हो गई है, सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग, बट हमने जैसे ही पेटेंटिंग स्टार्ट किया, अप्लाई किया सॉफ्टवेयर के, उन्होंने उठा के उसको यूएस भेज दिया। मतलब अभी स्टेटस क्या है सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग की इंडिया में, वो बस मुझे जानना था। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और ये मेरे एक बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वालों का ग्रुप भी है हमारे ऑफिस का, उसमें भी मैंने प्रश्न जी पूछा था। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो पेटेंट तो नहीं हो रहा है उसका, है ना, उसका वो कॉपीराइट में आता है। तो जी लेकिन एक चीज हो रही है, क्या पेटेंट लोग कैसे निकालते हैं? देखो क्या होता है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है या एक बीच का रास्ता होता है जिसको बोलते हैं। तो क्या होगा, मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज करा, उसमें आपने एक छोटा सा डिवाइस का भी यूज किया और फिर उसका पेटेंट किया, तो पेटेंट हो रहा है, फिर पेटेंट हो नहीं, जाता इंडिया में तो, है। हाँ मेरा यही है, इंडिया में तो हर चीज में डिवाइस की जरूरत पड़ रही है। पर वो हाँ जैसे हाँ अब वो उनका कहना है कि चाइना से ले लो आप पेटेंट, या फिर यूएस से हाँ, ले लो। हाँ, तो यस यूएस यस। और चाइना में सॉफ्टवेयर का भी पेटेंट हो रहा है, पर इंडिया में नहीं हो रहा है। वो क्योंकि बस पेटेंट, मुझे जितने भी आईपीआर हैं, इट इज अ टेरिटोरियल जी राइट। जी आप यदि कोई चीज यहाँ बना रहे हो, आप सोचो कि मेरा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का जो पेटेंट है वो फॉरेन में भी हो, तो मुझे इंटरनेशनल पेटेंट में अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ के नॉर्म्स जो हैं मुझे फॉलो करना पड़ेगा पेटेंट की। और यदि वो अप्रूव होंगे तो ही मैं उस जगह पर अपना क्लेम कर सकता हूँ। इसी को तो ये जी पीसीटी बोलते हैं, इंटरनेशनल जी पेटेंट बोलते हैं या फॉरेन पेटेंट्स बोलते हैं। जी। जैसे मैंने अप्लाई किया पेटेंट के लिए, सॉफ्टवेयर पेटेंट, मेरी डिस्कशन हुआ था स्वरूप जी से, आईपीआर ऑफिस डायरेक्टर है जो। हाँ हाँ तो स्वरूप जी ने मुझे बोला कि अभी स्टार्ट कर दिया है हमने सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग। तो मैंने उनको भेजा, तो 6 मंथ पहले उनको जब भेजा था, अभी उन्होंने 2 महीने पहले बोला कि नहीं सर, इंडिया में नहीं, आपका पेटेंट यूएस से होगा। तो ये कैसा है, मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि यूएस से कैसे होगा वो पेटेंट। तो यूएस ऑफिस में उन्होंने भेजा एक्चुअली है। क्या देखिए क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या है कि जब तक पेटेंट में अमेंडमेंट नहीं होगा, तब तक गवर्नमेंट पेटेंट कैसे दे सकती है? पेटेंट लॉ में अमेंडमेंट चाहिए ना। देखो ना, आज हम 47 से चल रहे हैं, अमेंडमेंट्स अब जाके 2003, 2004, 2007 में हो रहे हैं, 17 में भी हो रहे हैं। तो अब हम जागे हैं, तो अब धीरे धीरे हम लोग जी आगे बढ़ेंगे, और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो सबको पीछे छोड़ देंगे। जी। तो वो क्या हो रहा है, वो पेटेंट जो होंगे यूएस से होगा, तो इंडिया गवर्नमेंट का हाँ पेटेंट नहीं होगा, वो यूएस का पेटेंट हो जाएगा सर। हाँ तो हाँ हमारी हाँ प्रॉब्लम यहाँ है, तो इस पे वर्कआउट करने की जरूरत पड़ेगी हमें। हाँ। नहीं, आप एक तो मेरे को मेल जरूर करिए आपका इसका, मैं भी इसको जी पेटेंट ऑफिस से टेकअप करूंगा और उनसे डिस्कशन ठीक करूंगा, क्योंकि वो हमारे सर। अभी हमने, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। हाँ, अभी हमने 3 पेटेंट और भेजा है जस्ट सेज यूनिवर्सिटी से पेटेंट ऑफिस में। तो इसको स्पीड अप कैसे करवाएं? इंडिया में ही भेजा, इंडियन पेटेंट के हाँ, लिए। इंडिया में 3 और भेजे, सेज यूनिवर्सिटी से 3 पेटेंट और गए हैं। आप मुझे सारे डिटेल्स के साथ सबमिट करें। और ठीक है सर। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो पेटेंट हो रहा है, ये प्रोफेसर लोग कर रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी हाँ, कर रहा है? ये सर यूनिवर्सिटी कर रहा है, यूनिवर्सिटी के अच्छा अच्छा। ग्रुप ऑफ प्रोफेसर हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्या होगा कि यदि कोई ये प्रोफेसर यदि यूनिवर्सिटी से कोई मदद नहीं लें और खुद करें, तो हाँ यूनिवर्सिटी इनकी पेटेंट में इनका कोई ऑब्जेक्शन, मतलब यूनिवर्सिटी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, वो उनका सोल जी पेटेंट होगा। ओके। ठीक है, एक आईपीआर ड्राफ्ट पॉलिसी बन रही है आप लोगों के लिए भी, वो जी जी शायद देखो आने वाली है। तो जी उसमें इस चीज का मेंशन है कि कोई प्रोफेसर ने बिना किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के हेल्प के अपने अदर टाइम में यदि करिकुलर डेवलप किया है, तो उस पर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का राइट नहीं होगा, उस प्रोफेसर का राइट होगा, जी जी। है ना। यस ठीक। ठीक है, तो ये हमारा कॉपीराइट एक्ट है। कॉपीराइट एक्ट मैंने कहा कि हम लोग जो है, भारत एक त्यागी देश है। इसने इसने पूरी कंट्री को बहुत कुछ दिया है, ठीक है, और शुरू से देता आया है। लेकिन बाद में जब मालूम पड़ा कि भैया सब लोग तो हर चीज से पैसा कमा रहे हैं, अपने ग्रंथों से पैसा कमा रहे हैं, अपने लिखने से कमा रहे हैं, अपने धुन से कमा रहे हैं। माइकल जैक्सन के जो गाने हैं उसको भी उसने कई इसमें कॉपीराइट करवा रखा है। हमारे शोमेक डावर ने 1-2 गानों को कॉपीराइट करवा रखा है।
तो अब क्या हुआ कि ये तो हमारा जो 2005 में कॉपीराइट सोसाइटीज बनी, पूरे कॉपीराइट सोसाइटीज में जो अच्छे अच्छे लोग आए जिन्होंने कुछ कॉपीराइट करवा रखे थे, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने फाइट किया कि आज जैसे शोले फिल्म है उसका कोई सा गाना है, तो गानों को अमिताभ बच्चन ने, धर्मेंद्र ने परफॉर्म किया, आर.डी. बर्मन ने म्यूजिक दिया, ठीक है, और लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने गाना गाया, और उसकी जब रॉयल्टी आनंद बख्शी ने लिखा उसका, और जब रॉयल्टी की बात आई तो सारा पैसा प्रोड्यूसर के पास जा रहा था। तो इसको राइटर सोसाइटीज जो हैं, इंडियन परफॉर्मेंस सोसाइटीज, इंडियन राइटर सोसाइटीज, इंडियन सिंगर राइट्स सोसाइटीज, इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि साहब हम लोगों ने भी तो उतना ही काम किया है जो पैसा वाला प्रोड्यूसर ने किया है, और आज हमारे बिना तो ये गाना बन ही नहीं सकता था। तो इसलिए अमेंडमेंट हुआ है कि भैया आज के बाद जो भी कुछ होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी के बीच में। तो इन लोगों की जो मैच चलते थे, तो इसमें आपने महसूस किया होगा कि जब वो चौका छक्का लगता था तो उसके तुरंत बाद बीच में या ड्रिंक्स में या ब्रेक में जो है वो गाने बजने लगते थे पुराने, भले से शाहरुख खान की फिल्मों के हों या दूसरे हों। तो उसको सोसाइटीज ने ऑब्जेक्शन किया कि भैया साहब ये जो स्टेडियम में लोग बैठे हैं ये सब पैसे दे के आए हैं और ये पूरा तरह से कमर्शियल ले रहे हैं, तो इसमें हमारे प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर सबको पैसा मिलना चाहिए। वो फाइनली वो केकेआर को सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। तो ये हमारा इस पेटेंट का विक्ट्री है, इस कॉपीराइट की विक्ट्री है। तो हमें इस कॉपीराइट का अधिकतम मैक्सिमम यूज करना है, ठीक है। अभी जो कॉपीराइट होता है ये मैंने आपको जो बताया, जो अमेंडमेंट हुआ है उसी के बारे में ये स्लाइड है। और हाँ, ये कॉपीराइट जो है 1957 का किसमें होता है? ओरिजिनल, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स, इसमें जो राइट होता है, ठीक है, कॉपीराइट में इसका जो टर्म रहता है नॉर्मली होता है यूजुअली लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर अंटिल 60 इयर्स फॉलोइंग द ईयर ऑफ डेथ ऑफ ऑथर। मतलब आपने यदि कुछ लिखा है तो आपकी मौत के 60 साल तक आपकी फैमिली वाले भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट 25 इयर्स का होता है, परफॉर्मेंस राइट 50 इयर्स का होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है और इसको जरूर लोगों को यूज करना चाहिए। ये वही सब वर्क है कि आर्किटेक्चर वर्क होगा या फिगरेटिव वर्क होगा, मैप्स, ड्राइंग्स हो गए, कोरियोग्राफिक वर्क हो गया, म्यूजिकल वर्क हो गया, इन सब के लिए आपको कॉपीराइट मिल जाता है। अब कॉपीराइट जो है मिल जाता है कॉपीराइट ऑफिस से, copyright.gov.in से, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें भी बहुत सारे केस आते हैं। आप लोगों को एक करंट केस मालूम होगा सिम्बा का, SIMMBA, ये रोहित शेट्टी ने जो है रणवीर सिंह के साथ एक फिल्म बनाई थी। तो इस फिल्म में ये हुआ कि ये जो इन्होंने सिम्बा नाम रखा था, पहले इस फिल्म का नाम सिर्फ SIMBA मतलब एक M था, बाद में इसमें 2 M आ गए। सिम्बा क्यों आ गए? क्योंकि एक सोना ब्रेवरेज ब्रांड है दिल्ली का, उसने कहा साहब ये सोना ब्रेवरेज कंपनी है, उसका जो ब्रांड है वो सिम्बा नाम का है। तो बोले साहब इन्होंने हमारा मार्क यूज किया है। तो कोर्ट में केस गया, उसके पहले रोहित शेट्टी ने इसका नाम बदल लिया और इसका नाम रख दिया SIMMBA। वो बोला साहब अब तो ये सिम्बा है। तो कोर्ट ने बोला कि साहब आप इसको बेवकूफ बनाने का तरीका है, सिम्बा और सिम्बा एक ही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, आपको डैमेजेस इनको क्लेम करना पड़ेगा, या फिर जब फिल्म रिलीज होगी तो आपको इनका ब्रांड को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये एक ब्रांड है और इसका अपना एक महत्व है, इसका इस फिल्म से कोई संबंध नहीं है।
तो इस ये जो है कॉपीराइट का पावर है कि जो बड़े से बड़े लोगों को झुका सकता है, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। तो ये सबसे पहला केस था टी सीरीज वर्सेस माई स्पेस। ये माई स्पेस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। इसने क्या करा, टी सीरीज के जो कॉपीराइट सॉन्ग्स हैं उसको खूब बजाया जम के, विदाउट द कंसेंट ऑफ टी सीरीज। टी सीरीज ने ऑब्जेक्शन किया तो कोर्ट ने सस्पेंड किया और माई स्पेस को डैमेज देना पड़ा। तो अब आप कॉपीराइट के बाद आपको अवेयर भी रहना पड़ेगा कि कोई कहाँ यूज हो रहा है। आज जैसे आज आपके कॉलेज है, आपके कॉलेज में कोई म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा है, ठीक है, तो एनुअल फंक्शन पे हो रहा है, तो उसमें कोई कॉपीराइट का वायलेशन नहीं होगा। आपने गाना गाया, आपने नाचा या परफॉर्म किया। लेकिन यदि आपने 200, 500, 1000 रुपए टिकट, जो IIT इंदौर में भी हुआ था, या फिर कोई लोग स्टार्स को बुलाते हैं उसमें टिकट रखते हैं, वो टिकट रखते हैं और फिर जब बॉलीवुड के सॉन्ग्स यदि परफॉर्म होते हैं तो एज पर रूल कॉपीराइट सोसाइटीज को पेमेंट देनी होगी, और वो कॉपीराइट सोसाइटीज केस भी लगाएगी और वो जो ओरिजिनल जो क्रिएटर्स हैं उनको वो अमाउंट मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वर्सेस रामेश्वरी फोटोकॉपी दिल्ली। देखो, फोटोकॉपी करना किसी बुक्स का, इट इज अ प्रोहिबिटेड इन ट्रेडमार्क एक्ट एज पर सेक्शन 2। लेकिन इस केस में रामेश्वरी फोटोकॉपी दिल्ली जीत गया है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में अपनी यूनिट लगाया हुआ था। कोर्ट ने कहा कि एक तो साहब ये जो है लाइसेंस लेके इन्होंने ये काम करते हैं फोटोकॉपी का, और दूसरा ये जो इन्होंने यूज किया है ये एजुकेशन पर्पज से किया है और मास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। इन्होंने फोटोकॉपी का जो कॉस्ट है वो सिर्फ 25 पैसे रखा है। ये चाहे 2 रुपए भी रखते तो उसमें भी पैसा कमा लेते, पर इन्होंने 25 पैसे रखा है। तो इन्होंने, इनका कमर्शियल एंगल नहीं है, इनका सोशल एंगल ज्यादा है। तो इस प्रकार के जो केसेस आते हैं तब कोर्ट सॉल्व करता है। एक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वर्सेस यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल प्रेस लिमिटेड है, ठीक है। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, आप लोग एग्जामिनर हो, आप लोगों ने कहीं पेपर सेट करते हो, क्वेश्चन पेपर सेट करते हो। तो ये क्वेश्चन पेपर जब सेट करते हो तो उसमें आपका इंटेलेक्चुअल लगता है, आपका टाइम लगता है, आपकी एनर्जी लगती है। तो ये जो पेपर वाले रहते हैं क्लियरली आपका क्वेश्चन ऐसा कैसे ही छाप देते हैं। तो इसको ऑब्जेक्शन किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने, लेकिन कोर्ट ने फिर भी यूनिवर्सिटी के फेवर में एक फैसला दिया कि भाई साहब ये जो है, ये पेपर जो ले रहे हैं, ये पेपर एज इट इज सबमिट कर रहे हैं और लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम प्रोहिबिट नहीं कर सकते। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम सब लोगों को उससे सीखना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो तो कॉपीराइट में नहीं होते हैं, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन जो होता है वो कॉपीराइट एक्ट में आ जाता है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में स्किल लगता है, मैन पावर लगता है, तो इसीलिए उसका कॉपीराइट हो सकता है। इंटरप्रिटेशन आज आप देखिए कि GST रूल आ गया, कस्टमर एक्साइज एक्ट आ गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, IPR एक्ट है, तो उनको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाना, इंटरप्रेट करना, तो सामने वाले ने अपनी एनर्जी लगाई, स्किल लगाया, मैन पावर लगाया, तो वो उस चीज का कॉपीराइट कर सकता है और उसको कॉपीराइट मिल भी सकता है। केसेस रहते हैं। एक केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमरनाथ सहगल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अमरनाथ सहगल साहब ने एक स्कल्पचर बनाया और ये गवर्नमेंट म्यूजियम में रखा। बाद में म्यूजियम की जो बिल्डिंग है वो थोड़ी सी डेंजर में आई, तो इसको जो बोला कि भैया ये आपका जो स्कल्पचर है इसको अब हम हटा रहे हैं, और वो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक स्टोर रूम में रख दिया। तो अमरनाथ सहगल ने जो है कोर्ट में केस लगाया कि साहब इन्होंने जो है मेरे को मॉरल राइट मेरा छीना है और मेरा ह्यूमिलेशन फील हुआ है कि मैंने इतनी मेहनत से स्कल्पचर प्रिपेयर किया और इन्होंने उसको जो है एक स्टोर रूम में रख दिया। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ सही है, तो गवर्नमेंट को उसको डैमेज देना पड़ा। तो जब गवर्नमेंट को डैमेज देना पड़ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को डैमेज देना पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि इसका कितना पावरफुल टूल है ये कॉपीराइट या ट्रेडमार्क या पेटेंट या ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का मैं आपको कुछ स्लाइड्स बताऊंगा क्योंकि ट्रेड सीक्रेट आपको आपने प्रश्न पूछा था तो आपको काफी कुछ तो नॉलेज हो गया है।
ट्रेड सीक्रेट जो है सिंपल है कि एक आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इसको किया जाता है। ये वाला स्लाइड आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ट्रेड सीक्रेट के लिए। नीलेश सर, नीलेश सर, सर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्चुअली सर के नेटवर्क यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, तो सर ऑडिबल है। प्लीज आप पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्रॉप हुई क्या? एक 1 आवर हो गया इसके कारण क्या? नो 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 सर, सर ये तो अनलिमिटेड चलेगा, तो सर आपके तरफ से नेटवर्क का कोई इशू थोड़ा था। नीलेश सर, हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हितेश जी, आप पूछिए क्वेश्चन पूछिए। यस यस, हितेश जी सुन रहा हूँ मैं। सर मेरा भी एक सवाल था कि यदि कोई पोर्टल बनाता है तो उसके फीचर्स और उसकी डिजाइन को भी क्या कॉपीराइट किया जा सकता है? फोटो, पोर्टल, वेब पोर्टल, फोटो, पोर्टल सर, पोर्टल सॉफ्टवेयर है ना? हाँ जी, हाँ, सॉफ्टवेयर हो गया ना ये तो। हाँ एक तरह से तो कॉपीराइट में आएगा ना। ये कॉपीराइट किया जा सकता है, उसके फीचर्स और उसका डिजाइन। सर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा। कॉपीराइट हो सकता है जी, थैंक यू। हाँ, क्या मालूम क्यों हो रहा है ऐसा। नॉर्मली होता नहीं, मेरा जूम का मीटिंग काफी चलता है। सर यू कैन कंटिन्यू सर। इसको मैं बाहर से वापस से एक बार कनेक्ट होता हूँ, डिस्कनेक्ट होके। ओके सर, आप प्लीज रिजॉइन करिए। हाँ हाँ, से कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस अनटिल किसी ने कुछ वो नहीं किया हो, क्या बोलते हैं, उसका कॉपीराइट नहीं ले रखा हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके सर, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट? सर ये बेसिकली एक मेरा क्वेश्चन था सर, ये like many people are entrepreneur and they are doing business since many years and they don't know about the such an importance of such things like copyrights and trademarks and all these things. I mean, there is no any educational platform which is available to educate the industrialists and all those small scale or mid scale businessmen. So why don't you people just give one platform where people should get educated, वो अपने आप को educate करें कि इसकी कितनी importance है। क्योंकि मैं खुद अभी बिजनेस में भी हूँ, लास्ट 15-20 years आई एम डूइंग बिजनेस एंड नाउ आई एम एक्चुअली फेसिंग द प्रॉब्लम कि मेरे से दूसरे लोग दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं एंड आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम विद दैट। So before 20 years back when I started, I was not knowing about all those things. So why don't you provide a common platform before starting any business? Like even still we don't know what is the relationship between MSME and these trademarks and copyrights. Do we need to make registration for these copyrights? Do we need to make registration first with the MSME or what type of organizations? ये इसके बारे में सर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दें। बिल्कुल, आपने बहुत बेसिक इशू को रेस किया है, और ये हम लोग अभी तक क्यों डेवलप नहीं कर पाए, इस पे हम सबको सोचना चाहिए कि आज हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट के पास सब कुछ है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको
टेक्नोलॉजी से लगा के, R&D से लगा के, उसकी मार्केटिंग से लगा के सब कुछ है, पर एक सिंक्रोनाइजेशन जो है न तो इंडस्ट्री गवर्नमेंट का है ना इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन का है। तो हम यदि एक इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन लिंकेज करके और उसमें बाकायदा अपना चैनल बनाएं या अपना कोई ऐप डेवलप करें और उस ऐप के माध्यम से जो है उसमें इंफॉर्मेशंस रहें या लोग अपने क्वेश्चंस कर सकें और क्वेश्चंस के बढ़िया से आंसर मिल सके, इसके ऊपर यदि प्लान आउट करें तो बहुत कुछ हो सकता है। रियली में ये एक अच्छी चीज है। बिल्कुल सर, बहुत ये मुझे लगता है सर कि अगर एक कोई इंस्टीट्यूशन लेवल पे इसको रेज किया जाए तो जितना पैसा लिटिगेशन में कोर्ट्स में खर्च होता है उससे कहीं कम हम लोग एजुकेट हो गए और इसको बहुत ज्यादा न सिर्फ अपने आप को सेव कर सकते हैं बल्कि बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। साहब देखिए, मैं कह रहा हूँ यदि आप इस इंस्टीट्यूशन से हैं तो आप क्यों नहीं कम से कम 200-300 इंडस्ट्रीज को के साथ टाई अप करते हैं कि भाई साहब आप आपकी जो भी समस्या हो आप हमारे को दो, हम हमारे स्टूडेंट्स, हमारे मेंटोर्स, हमारे प्रोफेसर, लेक्चरर्स और हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की मदद से हल कराएंगे। मतलब ये जो है एक प्रकार का एक ब्रिज होना चाहिए इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन के बीच में, तभी ये पॉसिबल। इतनी इम्पोर्टेंट साहब, ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि मैं आप हैरान कीजिए भी फ्यू डेज बैक ओनली गवर्नमेंट अनाउंसेस दैट दे आर जस्ट अनाउंसिंग सम रिलीफ फंड्स फॉर द सर्विस इंडस्ट्री पीपल, बट then we came to know that is only allowed for the people who are actually registered with MSME. तो हमें तो पता ही नहीं था कि we have to be registered with MSME and immediately नहीं देखिए, जो ये फिर कंफ्यूजन हुआ है। ये देखिए, ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया है, 6 अनाउंसमेंट एमएसएमईज की हुई है। इसमें जो फर्स्ट है जिसमें 3 लाख करोड़ का पैकेज है और 45 लाख एमएसएमईज विल बेनिफिट, ये केवल उन एमएसएमईज के लिए है जिनका आउटस्टैंडिंग लोन जो है 29 फैब 2020 को जितना था उसको 20% उन्हें मिलेगा। और उसमें भी उसमें कैप है कि टर्नओवर आउटस्टैंडिंग इतना 100 CR से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और या टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 CR से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अभी उसका क्लैरिफिकेशन और आएगा कि उसमें ट्रेडिंग भी इंक्लूड होंगे, सर्विसेज भी इंक्लूडेड होंगे। जैसे मान लो आज आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट यदि एमएसएमई में आता है तो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, और यदि उसका कोई आउटस्टैंडिंग लोन है तो उसको 20% एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल के लिए मिल जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। तो सर हम लोग आप लोगों को जुड़ना चाहेंगे इंस्टीट्यूशन से कि आप लोग आए और अपने एक्सपर्टाइज शेयर करें। और नहीं देखिए, मैं ये शायद सेगा यूनिवर्सिटी मेरा सारे इंस्टीट्यूशन में शायद लास्ट आप लोगों के साथ मेरा टाई अप हुआ है, नहीं तो मैं यहाँ इंदौर के सारे इंस्टीट्यूशन के साथ अपना प्रोग्राम दे चुका हूँ, चाहे जयपुरिया हो, IIM IIT हो, है ना, एक्रोपोलिस हो, IPS हो, GSIPS हो। एपीजे में भी दिया था सर? हाँ, एपीजे में भी दिया था शायद आपने? किसमें? एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में भी शायद? हाँ, वहाँ भी दिया था। हाँ, तो मतलब अरे केवल आपका यूनिवर्सिटी बचा था तो वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। संदीप सलोदकर थे, दूसरे लोग थे, अब आपको बुलाया था। हाँ, तो यही है, हम लोगों का फ्यूजन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज का बहुत आगे जा सकते हैं। और हमारे इंडिया में इसको जरूरत भी है, लोगों को बहुत छोटी छोटी नीड की जरूरत है एमएसएमईज। बहुत जरूरी है सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बाद में रियलाइज होता है जब आप सब कुछ बुलंद एक लेवल पे पहुंच चुके हो, तो और बाद में पता लगता है कि आप तो ये ब्रांड नेम ले ही नहीं सकते, कोई और रजिस्टर्ड कर चुका है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। any question from other participants please? हेलो सर। हेलो, हाँ सर शाहिद खान बोल रहा हूँ सर, मैं सिविल डिपार्टमेंट से। सर सिविल के अंदर, कंक्रीट के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर हमारा डिजाइन होती है, मिक्स डिजाइन होती है और कुछ डिजाइन होती है। सर अगर हम उसको पेटेंट करवा लें तो सर अगर कोई कंपनी वो कंक्रीट या वो डिजाइन कोई अगर यूज कर रहा है तो सर हम क्लेम कर सकते हैं क्या? देखो मेरे भाई, एक चीज ध्यान से समझो, पेटेंट अलग होता है, डिजाइन अलग होता है, कॉपीराइट अलग होता है ना। तो आप कर क्या रहे हो, पहले ये तो डिसाइड करो। पेटेंट होता है कि कोई नॉवेल इन्वेंटिव स्टेप्स के साथ कोई प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है और उसका कमर्शियल वैल्यू है ना। डिजाइन मतलब आपने कोई डिजाइन किया है, जैसे स्कल्पचर्स जो है वो कॉपीराइट में आता है, स्कल्पचर डिजाइन। तो आप समझो कि आप करना क्या चाहते हो।
आप पहले उस कंपोनेंट को समझो। अब वो ट्रेडमार्क में भी लोग पेटेंट बोल देते हैं। अपने हिंदुस्तान में बड़ी प्रॉब्लम है कि ट्रेडमार्क, पेटेंट और डिजाइन में डिफरेंस नहीं मालूम है। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग इस प्रकार चीजें अटेंड करते रहें, इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार और वर्कशॉप्स, है ना, वो कर सकते हो आप। आईपीआर की नीड्स में आ सकता है कंपोनेंट। यस सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे मैं अपने एक कोचिंग क्लास है उसके ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, और कोचिंग क्लास है सर, कोचिंग क्लास का जो लोगो है या मोनो है उसका मैं ट्रेडमार्क करवाना चाहता हूँ या लोगो रजिस्टर्ड कराना चाह रहा हूँ। तो उसी नाम से सेम एक और कोचिंग क्लास किसी और शहर में, कोई अदर स्टेट में है, लेकिन उसकी मेरी टैगलाइन अलग है, उसकी टैगलाइन अलग है, तो और क्या ऐसा कोई बेसिक रूल है कि मुझे मेरी पहले क्लास को किसी लाइक नगर निगम या ऐसी कोई बॉडी में पहले रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, जिसको पंजीयन बोलते हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन बोलते हैं? देखो फिर अब आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये नगर निगम का पंजीयन और ट्रेडमार्क के पंजीयन में जमीन आसमान का अंतर है। नगर निगम का पंजीयन केवल म्युनिसिपैलिटी लिमिट्स के लिए होता है। ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पूरा इंडिया टेरिटोरियल राइट होता है। और ट्रेडमार्क में आप जब अप्लाई करोगे तो वो पहले इसका एग्जामिनेशन करेगा कि वेदर ये जो है सरदाना कोचिंग क्लासेस इस नाम का कोई रजिस्टर्ड तो नहीं है। यदि रजिस्टर्ड होगा तो आपको मना कर देगा। ओके ओके। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर, जो उन्होंने अभी प्रोफेसर संकेत सर ने सवाल किया। पीपल व्हाट दे डू, दे जनरली दे स्पेंड 500 rupees and do their registration with Nagar Nigam, and they've been satisfied that our registration has been done, now go ahead with the business. Then only later when they come to know that this is not the actual way and they should have done at the entire India level, and वो उसका पूरा then only जब तक तो बहुत लेट हो चुका होता है। तो आप एक बार बताएं, आज आप सोचिए हम लोग 12th में 2016 को तो हमारी आईपीआर पॉलिसी अप्रूव कर रहे हैं। हम सो रहे थे मतलब 47 से। बिल्कुल सर, आईपीआर में कुछ काम ही नहीं हुआ। हम कहां से कहां पहुंच जाते। आज हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 2% है। एक वक्त 20% था। तो ये चीजों को आगे आना पड़ेगा और इसमें इंस्टीट्यूशंस का हेल्प बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप लोग बहुत एक इम्पोर्टेंट प्लेस पे बैठे हो। आपके पास पूरा इंडिया आपके सामने से होके जाता है एक तरह से। ये जो बच्चे हैं ये कल के फ्यूचर हैं। ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि किस डिपार्टमेंट को इसको सिलेबस का पार्ट बनाएं। तो एक्चुअली ये किस बिजनेस इकोनॉमिक्स में आएगा ये, तो हम लोग उनको ये सजेशन देंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में इसका एक एसेंशियल चैप्टर डालें और इसके इंटर्नशिप करवाएं। यस 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 यस। और चाहे मास्टर्स लेवल पे कराएं चाहे ग्रेजुएट लेवल पे कराएं। हाँ। जब भी उसका सर कुछ आगे वो इट कैन जस्ट गो लिटिल बिट मोर फॉरवर्ड and we can do something little better in India level, at India level. Yes, definitely. Any other question from the participant? Any other question? Okay. Thank you very much, Nilesh sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके मेरा मोबाइल नंबर इनको शेयर कर देना और इनके फीडबैक्स मुझे इनको बोलना कि मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली सबमिट करें। जी श्योर। आपके कॉलेज से एक ईमेल मुझे दिलवा दीजिएगा, साहब आपने आईपीआर में लेक्चर लिया, वी आर थैंक यू, है ना? श्योर सर। सर ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग सेशंस करते रहते हैं, और एक बार इनके पास अगर नंबर से हो जाता है तो बाकायदा आपको डेट टाइम के साथ मैसेज आ जाता है उसका। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए सर तुरंत बोल देते हैं कि कल आ जाओ मेरे ऑफिस में मिल लो। सो काइंड ऑफ यू सर। और मैं अब प्रोफेसर श्रेयांश जैन सर को बोलूंगा फॉर वोट ऑफ थैंक्स। हेलो। यस सर। आपका बहुत नमन सर, आपने मतलब इतना अच्छा काम किया है। और मतलब जितने वैसे हम लोगों ने काफी मतलब इसके ऊपर हुई, लेकिन आज जो आपने जिस तरीके से बताया है वो मतलब सर अपने आप में बहुत बढ़िया लगा सर। और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीसी सर भी आए थे सर आपसे मतलब बात करने के लिए था। यस लालजी सर भी आए थे सर। तो सर सभी लोग यहाँ पर मतलब आपसे मिलने के लिए ज्यादा इच्छुक हो गए। उनको पता चला कि आप हमारे जानने वाले सर। इसलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल करके हम लोगों से अपना मतलब ज्ञान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्लीज
ठीक, थैंक यू। Thank you every participant. Okay. Thank you all. ओके बाय।